इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 10। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि आपका मानक वेस्टर्न सेल क्या होता है, जिसका दूसरा नाम कैडमियम सेल भी है। ठीक है ना भाई। इससे पहले हमने 9 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं भाई। अगर आपने नहीं देखे तो 1 बाय 1 करके आप यहां तक पहुंचो, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने प्रीवियस लेक्चरों में बता दी गई हैं। ठीक है भाई। बात करते हैं कि मानक वेस्टर्न सेल की जरूरत क्यों पड़ी। हमारा काम गैल्वेनिक सेल से भी चल सकता था, जो हमने डेनियल सेल पढ़ा था जिसका एग्जाम्पल। तो डेनियल सेल में ऐसी क्या कमियां रह गई जिसकी वजह से आपको एक नया सेल बनाना पड़ा, जिसका नाम आपने रखा क्या, मानक वेस्टर्न सेल। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो डेनियल सेल था उसके थोड़े से ड्रॉबैक्स बता देता हूं, लिमिटेशन बता देता हूं। देखो कुछ अगर मैं डायग्राम बताऊं तो डेनियल सेल कुछ इस तरीके का था भाई। आपका एक बीकर था आपका, और इसमें क्या रखा था आपने, एक इलेक्ट्रोड, और उसका ही आपने सॉल्यूशन ले रखा था, और इसको आपने वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया, और यहां आपने दूसरा इलेक्ट्रोड, दूसरा हाफ सेल लिया, और यहां पर बीकर लेकर आपने इसके अंदर इसका सॉल्यूशन भर दिया। इन दोनों को किससे कनेक्टेड कर दिया भाई, इन दोनों को कनेक्टेड कर दिया आपने सॉल्ट ब्रिज से। कुछ ऐसा ही डायग्राम था भाई आपके डेनियल सेल का। ठीक है ना। यहां पर आपने Cu और CuSO4 का सॉल्यूशन लिया था, यहां पर आपने Zn और ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया था। कुछ इस तरीके का हमारा डायग्राम था। तो हुआ क्या यहां पर कि Zn से यहां पर Zn2+ आ रहा था। ठीक है, इसके सॉल्यूशन के अंदर, और यहां से अगर हम बात करें तो Cu2+ इसके ऊपर जमा हो रहा था कॉपर की रॉड के ऊपर। यही कहानी हो रही थी। तो यहां पर हो क्या रहा था, इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ के एरिया में जो सांद्रता में परिवर्तन है वो लगातार हो रहा था। इस इलेक्ट्रोड का जो आसपास का जो एरिया है वहां पर सांद्रता में लगातार क्या हो रहा था, परिवर्तन। भाई यहां से Zn+2 इसमें आता जा रहा था और यहां से इसमें चिपकता जा रहा था। तो सांद्रता में परिवर्तन होगा ना, यहां तो Zn2+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी सॉल्यूशन के अंदर, और यहां क्या हो रहा था, Cu2+ की कंसंट्रेशन घट जाएगी, यहां सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से, हालांकि सॉल्ट ब्रिज इसको न्यूट्रलाइज करता है, लेकिन फिर भी यहां पर सांद्रता में परिवर्तन क्या है, होता है आपका। ठीक है। तो अब इस चीज की कमी को पूरा करने के लिए ये आया। क्यों? क्योंकि अगर सांद्रता में परिवर्तन होगा तो हम क्या कहेंगे, सांद्रता में परिवर्तन से सेल विभव का मान स्थिर नहीं रहेगा भाई। अगर सांद्रता में परिवर्तन होगा, कंसंट्रेशन में परिवर्तन होगा, तो इसका जो सेल पोटेंशियल है, जो सेल विभव है, उसके मान में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है ना। दूसरी बात आपको यहां पर जो कमी बताऊं वो कौन सी है, देखो ये क्या है, सेल अनुत्क्रमणीय प्रवृत्ति के होते हैं। ये सेल अनुत्क्रमणीय प्रवृत्ति के होते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रवृत्ति के होते हैं। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब यह है कि जिंक से, आपका पता है जिंक रोड से Zn2+ आता जाएगा, और जब तक Zn2+ आ रहा है जब तक ठीक है भाई। एक कहानी ऐसी आएगी जिंक की रोड पूरी गायब हो जाएगी यहां से, और यहां से जितना भी कॉपर 2+ आयन वो सारा की सारा इस पर चिपक जाएगा, सेल बंद, आपका इलेक्ट्रिसिटी बहना बंद। ठीक है, यही कहानी होगी ना भाई। जब जिंक की रोड पूरी खत्म हो जाएगी, या यहां से जितना भी कॉपर था कॉपर सल्फेट में, वो सारा के सारा इस पे चिपक जाएगा, तो वहीं ये सेल रुक जाएगा, यानी विद्युत धारा का जो आपका प्रवाह था वो वहीं क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कुल मिला के कहना, सेल आपका यहीं पर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है। तो ये कैसी प्रकृति का है भाई, अनुत्क्रमणीय प्रकृति का है। और हमें तो ऐसा सेल चाहिए भाई जो बार बार हमको इलेक्ट्रिसिटी दे सके, बार बार हमको क्या दे सके भाई, करंट दे सके, विद्युत ऊर्जा दे सके, हमको ऐसा सेल चाहिए। तो कहने का मतलब ये सेल अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, इनको और ज्यादा उत्क्रमणीय होना चाहिए। ठीक है। तो यही कमी इसमें पूरी हो जाती है। ये सेल कैसी प्रकृति के होते हैं, उत्क्रमणीय प्रकृति के, जबकि डेनियल सेल आपका कैसा था, अनुत्क्रमणीय प्रकृति का था। बात समझ में आ गई। तीसरी बात क्या थी, तीसरी कमी क्या थी, इनका ताप गुणांक का मान अधिक था। ताप गुणांक का मान अधिक था। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है उसका मान कैसा था, यहां पर भाई ज्यादा था। किसमें, डेनियल सेल में। ठीक है ना। जैसे ही हम इस सेल को कनेक्ट करते, इसमें सर्किट कंप्लीट होता, परिपथ आपका पूर्ण हुआ, तो होता क्या था, ये सेल गर्म हो जाता था। मतलब अगर मैं यहां पर जिंक की रॉड और इस बीकर को देखूं तो ये गर्म हो जाएगा। यहां सेम टू सेम अगर मैं कॉपर वाले हाफ सेल को देखूं तो ये भी कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है। यानी जो हमारी विद्युत ऊर्जा थी उसका थोड़ा बहुत क्या हो चुका है, ह्रास हो चुका है। किसमें, तापीय ऊर्जा में। ठीक है। और जबकि हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो भाई ज्यादा करंट चाहिए, और वो कब मिलेगा, जब आपकी जो एनर्जी है, जो विद्युत ऊर्जा है, वो तापीय ऊर्जा में व्यर्थ ना जाए, तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट ना हो, या हो भी तो बहुत कम हो।
कुल मिला के आपका जो सेल है वो गर्म नहीं होना चाहिए। अगर गर्म सेल होगा तो वहां पर आपकी जो एनर्जी है वो कुछ वेस्ट चल जाएगी। मोबाइल आप रखते हो ना जेब में, गर्म हो जाता है, आपको पसंद आता है क्या तुरंत गर्म हो जाएगा? तो नहीं आता ना। हमें कैसा चाहिए? जिसका ताप गुणांक कैसा हो, कम हो। ठीक है, तो यहां पर ये कमी भी इसमें पूरी हो जाती है। इस सेल का जो ताप गुणांक है वो कैसा होता है? कम होता है। यानी जो सेल है ये जब काम करता है तो ये गर्म नहीं होता, या होता भी है तो बहुत कम गर्म होता है। जबकि अगर हम डैनियल सेल की बात करें तो इनके ताप गुणांक का मान कैसा होता है भाई? बहुत ज्यादा होता है। समझ गए? तो ये तीनों ड्रॉबैक्स की वजह से, इन तीनों कमियों को पूरा करने के लिए अगला जो सेल आया वो आपका कौन सा आया? मानक वेस्टर्न सेल। ठीक है, अब मैंने इस सेल का डायग्राम बना रखा है भाई। ये लिमिटेशंस को मैं यहां से मिटा देता हूं और इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखना। चलो भाई, अब इस सेल का डायग्राम देखते हैं और समझते हैं इस सेल को। सबसे पहले तो इसके लिए अगर हम एक बात लिखें तो क्या लिखेंगे? यह एक उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल है जो स्थिर विभव यानी स्टेबल पोटेंशियल, ठीक है, या मैं कहूं स्थिर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। स्थिर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। ठीक है भाई, यहां जो आपका जो पोटेंशियल आएगा वो परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा है यहां पे, और सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा तो सेल विभव के मान भी परिवर्तित नहीं होंगे। ठीक है, अब यहां पर पहले इस सेल पर नजर डालो, इस सेल को समझते हैं। तो पहले सेल क्या होता है भाई? कांच का पात्र होता है जो कैसी शेप है? एच आकार की शेप होती है। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है? यहां पर आपकी अगर इधर नजर डालोगे तो नीचे नीचे आपका क्या भरा होता है? मरकरी, और ऊपर क्या भरा हुआ होता है भाई? आपका मरकरी प्लस मर्क्यूरस सल्फेट का आपका पेस्ट होता है। मरकरी प्लस मर्क्यूरस सल्फेट का आपका पेस्ट होता है, और इस दोनों के को मिलाकर जो पेस्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं? कैलोमल बोलते हैं। तो आपसे पूछ ले कोई कैलोमल क्या है, तो आप बोलोगे मरकरी प्लस मर्क्यूरस सल्फेट का। ठीक है ना, दो चीज आती है, मर्क्यूरिक और मर्क्यूरस। ठीक है, जब ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है तो हम क्या लगाते हैं? अस, और जब ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा होती है तो हम क्या लगाते हैं? एक। अगर मैं ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो क्या कहेंगे? मर्क्यूरस, और अगर नीचे वाले के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या कहेंगे? मर्क्यूरिक। समझ गए ना बात को? तो यहां पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कैलोमल क्या है, तो आप कहोगे मरकरी प्लस मर्क्यूरस सल्फेट का जो मिश्रण है उसे ही क्या बोलते हैं? कैलोमल बोलते हैं, Hg2SO4। ठीक है, नीचे मरकरी भरी हुई है, और ऊपर ये जो मैंने रेड से दिखा रखा है ये क्या है भाई? कैडमियम सल्फेट प्लस हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल है, जलयोजित है, और जल के कितने मोल है? 8/3H2O। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, 3 का इससे गुणा कर दूं तो मैं क्या हो जाएगा? 3CdSO4 हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा? 8H2O। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर 1 मोल के लिए बात करेंगे तो 3 का क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा। इस वजह से हमने क्या लिख रखा है? CdSO4.3H2O। समझ गए बात को? इसको अब देखो, इसके नीचे क्या भर रखा है हमने? इसके नीचे रख रखा है आपने कैडमियम अमलगम। मरकरी का किसी के भी साथ अगर मिश्रण बनता है कोई सी भी धातु के साथ तो उसको क्या बोलते हैं हम? अमलगम। जैसे सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम, ठीक है ना, उसी तरह ये कैडमियम अमलगम हो गया। ठीक है, और इनके दोनों सिरों पर हमने एक प्लेटिनम का वायर लगा रखा है। ठीक है ना, और इस प्लेटिनम के वायर को आगे किसी इलेक्ट्रोड से हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या? यहां पर बैटरी से कनेक्ट कर दोगे आगे। अब यहां पर हुआ क्या? ये तो कैथोड है और आपका ये एनोड है, तो यहां पर दो तरीके की रिएक्शन होंगी। ठीक है ना, एक तो कैथोड पर रिएक्शन होगी और एक एनोड पर रिएक्शन होगी, जिसको अभी हम देखेंगे। ऊपर हमने क्या भर रखा है? संतृप्त CdSO4 का सॉल्यूशन भर रखा है, कैडमियम सल्फेट का सॉल्यूशन भर रखा है। अब देखो यहां पे सांद्रता में परिवर्तन क्यों नहीं होता? कि जैसे भी सपोज यहां पे थोड़ी बहुत भी सांद्रता में परिवर्तन होगा तो इनके जो ऊपर सॉल्यूशन भर रखे ना वो इस सांद्रता में परिवर्तन को क्या कर देंगे? तुरंत क्या कर देंगे? संतुलित कर देंगे, तुरंत बैलेंस कर देंगे। जैसे Hg की अगर कंसंट्रेशन में परिवर्तन हुआ या HgSO4 की कंसंट्रेशन में परिवर्तन हुआ Hg2SO4 की में, तो ये मरकरी उसको क्या कर देगी? बैलेंस कर देगी। और अगर मैं कहूं कि कैडमियम मरकरी जो अमलगम है उसमें कोई परिवर्तन हुआ, यानी कैडमियम की सांद्रता में कोई परिवर्तन हुआ, तो उसकी कमी को पूरा कौन कर देगा? कैडमियम सल्फेट, जो आपने इसके जस्ट ऊपर भर रखा है। तो यहां पर सांद्रता में जो परिवर्तन है वो तुरंत क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। ठीक है ना, अब यहां पर अगर हम बात करें तो इसकी अगर हम अभिक्रिया देखें तो यहां पर देखो जो सेल अभिक्रिया होती है वो किस तरीके की होती है। उससे पहले मैं आपको इस सेल का पोटेंशियल भी बता देता हूं और इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसके भी मान मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम में आपको पूछ सकता है। ठीक है ना, तो देखना भाई, इसके मान देखना 298 केल्विन ताप पर सेल का
विद्युत वाहक बल, या आप सेल विभव भी लिख सकते हो, बात एक ही है। कितना होता है? 1.0183 वोल्ट। ठीक है, इस चीज को याद रखना, आपसे पूछ ले तो। दूसरा, इसका जो ताप गुणांक का मान है वो बहुत कम होता है। ताप गुणांक का मान कैसा होता है? बहुत कम होता है। ठीक है, कितना होता है? वैल्यू भी देख लो, 0.000 4 बार 05 वोल्ट पर केल्विन। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज आपको पूछी जा सकती हैं, आप इनको थोड़ा सा याद रखना, वरना एग्जाम में तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, मानक वेस्टर्न सेल का नामांकित चित्र बनाइए, 1 नंबर में। यह आपसे पूछ लेगा मानक वेस्टर्न सेल की या कैडमियम सेल की सेल अभिक्रियाएं दीजिए। तो सबसे पहले सेल अभिक्रिया देख लेते हैं भाई। इसकी देखो, सेल रिएक्शन, सेल अभिक्रिया। और सेल अभिक्रिया में क्या देखोगे? सबसे पहले किसकी लिखते हैं भाई? एनोड की। एनोड पर अभिक्रिया, और एनोड पर आपको पता है, एनोड पर जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है? ऑक्सीकरण। ठीक है ना, तो यहां पर आपको पता है एनोड कैसा है? नेगेटिव। कैडमियम, कैडमियम का क्या होगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब कैडमियम 2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा। इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन हो रहा है, दैट मीन्स यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरी अभिक्रिया किस पर होती है? कैथोड पर। और कैथोड पर आप सबको पता है अपचयन होता है। अपचयन का मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे अपन इसको। और यहां पर अपचयन किसका होता है? आपका Hg2SO4। किसका होता है? Hg2SO4 का। तो अपचयन की रिएक्शन देख लेते हैं भाई। Hg2SO4 बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको सीधा सीधा पता है अपचयन किसका होगा भाई? Hg का होगा, मरकरी का होगा। यहां से मरकरी क्या बनेगा? प्लस बनेगा। अरे अगर मैं HgSO4 को डिसोसिएट करूं, Hg2SO4 को, तो आपको पता है सल्फेट पर 2 माइनस आता है, तो सामने वाले पर न्यूट्रल करने के लिए 2 प्लस आएगा। 2 मरकरी पर 2 प्लस है, तो 1 मरकरी पर क्या होगा? यहां पर +1 होगा, दूसरी मरकरी पर भी क्या होगा? +1 होगा। समझ गए ना? तो इस तरीके से 2 मरकरी पर क्या होगा? +2 होगा। यानी कुल मिला के जो अपचयन होना है वो तो किसका होना है? Hg+ का होना है। ठीक है, लेकिन अपन इस साथ में Hg2SO4 लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अकेला Hg+ लिखकर भी करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस ये आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, देखना, यहां पर देखना। तो आगे क्या होगा? Hg2SO4, और यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो यहां पर आएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन कनेक्ट हुए भाई, और इन्होंने क्या कर दिया? मरकरी को अपचयित कर दिया। यानी 2 मरकरी आपकी, क्योंकि एक ने अभी बताया आपको, एक पे ऊपर 1+ चार्ज है, तो 1+ में उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। दूसरी मरकरी पर भी क्या था? +1 चार्ज था, उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। यानी 2 इलेक्ट्रॉनों से हमारा मरकरी कैसा हो जाएगा? अपचयित हो जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या बचा आपका? साथ में क्या बचा? SO4 2-। ठीक है, तो अब हम संपूर्ण अभिक्रिया लिख लें, या इंग्लिश में बोलोगे तो नेट सेल रिएक्शन, या हिंदी में बोल दो संपूर्ण सेल अभिक्रिया। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या होगी? क्या होगी भाई? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन काट दो। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉनों से 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दो? काट दो भाई। ठीक है, इसके बाद क्या बचा आपका? जो बचा है उसको लिख दो। यहां से क्या बचा आपका? कैडमियम बचा, किस स्टेट में? सॉलिड में। यहां ये भी किस में है? सॉलिड में। ये तो आपको पता है किस में है? एक्वस में है। और ये आपका किस में है? एक्वस में है। ठीक है, ये भी आपका किस में आ गया? सॉलिड फेज में आ गया। तो आप लिख दो, सॉलिड लिक्विड से कोई मतलब नहीं है आपको, तो आयन लिखने हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा? पहले कैडमियम बचा, और क्या बचा? लिख दो चलो। नीचे क्या बचा? Hg2SO4 बचा, और क्या बचा यहां पर क्या बचा भाई? Cd2+ बचा, Cd2+ बचा, और क्या बचा? SO4 2- बचा, और क्या बचा? 2 मॉलिक्यूल बचे किससे? Hg के। ठीक है, तो ये आपकी जो अभिक्रिया आएगी वो क्या आएगी? नेट रिएक्शन आएगी, नेट सेल रिएक्शन आएगी। ठीक है, तो एक बार इस पूरे सेल के डायग्राम को आप अच्छे से बनाओ। ठीक है, सारी बातें जो काम की हैं, जो एग्जाम में लिखने वाली बातें हैं, वो मैंने सारी आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख दी। समझाने वाली जो बातें थी वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो ये जो काम का जो सारा मैटर है ये आप लिख लो। मानक वेस्टर्न सेल, कैडमियम सेल। क्वेश्चन बनेगा आपको 1 नंबर का एग्जाम में, या तो सेल की अभिक्रिया पूछेगा, सेल का पोटेंशियल पूछ सकता है, या सेल का डायग्राम पूछ सकता है। ठीक है, बना लो भाई। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। बना लिया? ठीक है भाई, तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही। छोटे छोटे लेक्चर बनाऊंगा, सारी चीजों को अच्छे से समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।